हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संगम एज के बारे में। तो एंशंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आप उठा के देखें तो हमेशा पूछा जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक में से रखेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की हमारी सीरीज चल रही है जिनके ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नए स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम एज के बारे में जानते हैं। देखिए, संगम एज की बात की जाए तो ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, संगम पीरियड जो था ये साउथ इंडिया का पीरियड था। अब इसमें हम तीन मेन एम्पायर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो चोला एम्पायर पढ़ेंगे, चेरा एम्पायर पढ़ेंगे, और एक पांड्या। ठीक है, इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो अभी हम देखेंगे। अब संगम एज के बारे में, इसके अलावा हम इसके लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेचर के बारे में जानेंगे। सोसाइटी कैसी थी उस समय, इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी, इसके साथ साथ इनके किंगडम्स के बारे में, तीनों के बारे में जो है हम जानेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले संगम पीरियड की बात करें तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो संगम पीरियड की बात करें दोस्तों तो ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये। अब इसका टेन्योर आपको याद रखना है कि 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में आपको ये जो डेट्स हैं इसके बारे में पूछ लिया जाता है। राइट, तो संगम पीरियड जो था 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक रहा है। ठीक है, अब इसके दौरान जो है आपको याद रखना है कि 3 संगम हुए थे। अब देखो, संगम पीरियड क्यों बोला जाता है? देखो, संगम हुए थे यानी कि मीटिंग होती थी। जो भी बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ठीक है, लीजेंडरी लोग थे, या जो जैसे हम बोल सकते हैं गुरु थे या फिर विद्वान थे, वो जो है मीटिंग करते थे, संगम करते थे। वहाँ पे जो है फिर लिटरेचर लिखी जाती थी। ठीक है, सो इसमें आप ऐसा समझिए कि 3 मीटिंग हुई, 3 संगम जो हुए वो कौन कौन से थे, तीनों आपको याद रखने हैं। फर्स्ट मीटिंग जो होती है, या फिर हम बोले फर्स्ट संगम जो हुआ, वो कहाँ पे हुआ, ये लोकेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो पहली जो मीटिंग हुई मदुरई में हुई। ठीक है, पहली संगम जो है वो कहाँ पे हुआ? मदुरई के अंदर हुआ। और इसको गॉड्स ने और लेजेंडरी सेजेस जो थे इन्होंने अटेंड किया था। लेकिन फर्स्ट संगम पीरियड के जो भी चीज़ें लिखी गई या वहाँ पे जो कंपाइल की गई, उसके कोई भी लिटरेरी जो वर्क वहाँ पे हुआ है वो अवेलेबल नहीं है आज के समय में। नो लिटरेरी वर्क अवेलेबल। ठीक है, हमें इसके कोई भी सोर्सेज नहीं मिले हैं अभी तक। जो फर्स्ट संगम मीटिंग हुई थी उसके कोई भी लिटरेरी सोर्सेस नहीं थे। बस आपको याद रखना है कहाँ पे हुई थी, मदुरई के अंदर हुई थी। राइट, जो सेकंड हुई थी दूसरी, वो कहाँ हुई थी? सेकंड संगम मीटिंग हुई थी कापड़ापुरम में। कापड़ापुरम। राइट, तो यहाँ पे जो है सेकंड मीटिंग होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके दौरान जो तमिल लिटरेचर का ग्रामर है वो लिखा गया था, जिसका नाम था तोलकापियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका नाम तोलकापियम। ठीक है, ये एक लिटरेरी बुक है जो कि सेकंड संगम पीरियड में लिखी गई थी, सेकंड संगम मीटिंग में लिखी गई थी। और इसको कहा जाता है अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी बुक। तमिल लिटरेरी बुक। सबसे पहली जो तमिल लिटरेचर बुक है वो कौन सी है? तोलकापियम है दोस्तों, याद रखना। तोलकापियर ने इसको लिखा था, एंड इसको तमिल का ग्रामर भी माना जाता है, तमिल ग्रामर बोलते हैं इसको। तो ये ग्रामर की बुक थी तोलकापियम। कब लिखी गई? सेकंड संगम मीटिंग के दौरान लिखी गई। नेक्स्ट चलते हैं, जो थर्ड मीटिंग होती है, थर्ड संगम होता है, वो भी कहाँ पे हुआ था? मदुरई के अंदर। तो फर्स्ट और थर्ड जो हुआ था वो मदुरई के अंदर हुआ था। राइट, बस ये याद रखना है। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कापड़ापुरम में लिखा जो है हुआ ये मीटिंग, और इसमें तोलकापियम जो है इनकी किताब लिखी गई थी। बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई 3 लिटरेचर की जो मीटिंग्स थी, ठीक है, जिसमें आपको बुक्स वगैरह लिखी गई थी।
अब इसके अलावा दो एपिक्स भी लिखे गए थे, जैसे हमारे क्या है महाभारत और रामायण है, ठीक है। तो इसी साउथ में भी दो एपिक्स लिखी गई थी, शिलापट्टिकरम। तो नाम आपको कुछ अलग से देखने को मिलेंगे क्योंकि साउथ के नेम कुछ ऐसे होते हैं, शिलापट्टिकरण, शिलापट्टिकरम। ये जो है इलेंगो अडिगल ने लिखा था, इलेंगो अडिगल, राइट। एंड एक था मनी मेघालय, मनी मेघालय जो है ये किसने लिखा था, सित्तालाई सितानार, सित्तालाई सितानार, सतानार, ठीक है। सो नाम कुछ अगर आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि दो एपिक्स कौन कौन से थे, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो शिलापट्टिकरम जो है ये वाला, ये जो तमिल सोसाइटी है या फिर उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बताता है। तो संगम सोसाइटी के बारे में, संगम पीरियड की जो उस समय सोसाइटी हुआ करती थी या फिर उसके समय में पॉलिटिक्स जो चलती थी उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है, राइट। सो ये एपिक्स हो गए, और तीन जो संगम मीटिंग हुई उसमें क्या क्या कंपाइल हुआ ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है कि संगम पीरियड में हुआ क्या था एक्चुअली, राइट। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हमें मिले हैं जहां से पता चलता है संगम पीरियड के बारे में, अदर सोर्सेज की बात करें तो अदर सोर्सेज में आ जाता है आपके जो ग्रीक ऑथर्स हुआ करते थे उस समय, ग्रीक ऑथर्स, ठीक है, लेखक ग्रीक हुआ करते थे जो, वो जैसे कि मेगास्थनीज आपको पता है काफ़ी पुराने हैं मेगास्थनीज, उस समय थे। स्ट्रैबो हो गए, प्लिनी हो गए, प्लिनी स्ट्रैबो, ठीक है, प्लोटेमी, प्लोटेमी उस समय थे, राइट। एंड ये सभी ग्रीक ऑथर्स जो थे इन्होंने क्या बताया है, ये जो संगम पीरियड था इसका जो रिलेशन था वो वेस्ट के साथ था, यानी कि साउथ इंडिया जो था उसका ट्रेड जो हुआ करता था वेस्ट के साथ हुआ करता था, ठीक है। जो व्यापार जो ये करते थे वेस्टर्न लोगों के साथ किया करते थे, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं कुछ, उससे जो है यहाँ पे संगम पीरियड के बारे में कुछ जानने को मिलता है। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो है चेराज, चोला और पांड्यास के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है, उसमें भी लिखा गया है। इसके अलावा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के में जो है इसके बारे में लिखा गया है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो, वहाँ पे जो है यहाँ पे खरावेला कलिंग में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो है इसके लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि संगम पीरियड के बारे से में जो है उसमें भी पता चलता है। तो ये सोर्सेज हैं। कई बार क्या होता है एग्जामिनर पूछ लेता है कि संगम पीरियड के सोर्सेज जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ये टॉपिक को डीप करवा रहा हूँ ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, अगर संगम पीरियड से कोई क्वेश्चन आ गया आप लोगों, राइट। सो ये है। अब देखो जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में था ना संगम पीरियड, तो उस समय जो है यहाँ पे रूलर जो है हम तीन डायनेस्टीज पढ़ेंगे, चेरास चोलास पांड्यास में, ठीक है, चेरास चोलास एंड पांड्यास के बारे में। तो ये तीन डायनेस्टी थी यहाँ पे। तो वन बाय वन इसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेरास की, ठीक है। चेरास के बारे में आपको क्या याद रखना है। अब देखो चेरास लोग कहाँ रहते थे, ये रहते थे जो केरला का नॉर्दर्न पार्ट है और जो कोंगू रीजन हुआ करता था तमिलनाडु का। तो केरला का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे ये रहते थे, और कुछ तमिलनाडु का एरिया जिसको कोंगू रीजन बोलते थे, कोंगू रीजन, ठीक है, तमिलनाडु का। तो वहां पे ये लोग रहते थे, चेरास वाले जो है इसको कंट्रोल करते थे, केरला का जो नॉर्दर्न रीजन है उसको, और ये जो कोंगू रीजन है तमिलनाडु का, यहाँ पे जो है चेरास रहते थे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, इसकी कैपिटल क्या थी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। चेरास की कैपिटल क्या हुआ करती थी, वंजी हुआ करती थी, याद रखना वंजी कैपिटल थी इनकी, राइट। क्या थी, वंजी कैपिटल हुआ करती थी। ये है चेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें वंजी कैपिटल हुआ करती थी इसकी, राइट। इसके अलावा देखिए पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी जो पोर्ट हुआ करते थे इनके, वो थे वेस्ट कोस्ट,
वेस्ट कोस्ट हो गया, मुसीरी हो गया, ठीक है, तोंडी नाम का एक पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए चेराज की बात करें या फिर हम बात करें चोलास की, दोनों की नेवी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, तो इनका जो ज़्यादा व्यापार हुआ करता था वो बाया जो है समंदर हुआ करता था, तो इसलिए पोर्ट सिटी जानना इम्पोर्टेंट है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पे कि इनका एम्बलम क्या था, निशान क्या था, ठीक है, याद रखना इसको कि इनका एम्बलम जो था वो था बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो, ये आपको भूलना ही नहीं है। एक तो बो एंड एरो, दूसरा हो गया इसका कैपिटल क्या थी, वंजी थी। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चेरास जो थे, इनका जो व्यापार हुआ करता था, ये व्यापार करते थे रोमन्स के साथ में, ठीक है, रोमन्स के साथ में, चाहे वो चेरास हो चोलास हो, इनका ज़्यादा व्यापार जो है रोमन्स के साथ हुआ करता था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेस्ट में, जो अभी हम बात की थी कि वेस्ट में किसके साथ ट्रेड होता है, तो ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, राइट। इवन आपको अगस्तस की जो है टेम्पल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। सो ये है, तो रोमन्स के साथ इनका व्यापार हुआ करता था, राइट। आगे चलते हैं। अब अगर आपको पूछा जाए कि इनके जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे चेरास के, वो थे सेंगु टुपन, ठीक है, सेंगु टुवन, सेंगु टुवन, सेंगु टुवन का नाम था, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं चेरास के, राइट। और ये सेकंड सेंचुरी में थे, सेकंड सेंचुरी एडी, सॉरी हाँ सेकंड सेंचुरी एडी में, राइट। अब सेंगु टुवन ने जो है एक्सपीडिशन किया था, मतलब अपना नेतृत्व किया था, अटैक किया था हिमालयास पे, और हिमालयास के काफ़ी ज़्यादा जो रूलर्स थे वहाँ पे, उनको सभी को हराया था, नॉर्दर्न इंडियन जो भी रूलर थे, तो ये काफ़ी फेमस था इनका। अब इन्होंने एक कल्ट, पट्टानी कल्ट या फिर जो है पत्नी कल्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया था, राइट। या इसको बोलते हैं वर्शिप ऑफ कन्नगी, वर्शिप ऑफ कन्नगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इंट्रोड्यूस वर्शिप ऑफ कन्नगी या फिर पट्टनी कल्ट, राइट। तो ये जो है संगु टुवन ने स्टार्ट किया था, राइट, तमिलनाडु के अंदर। अब ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है साउथ इंडिया से, ठीक है, सो एम्बेसी को जो है यहाँ पे चाइना भेजा था, ठीक है, साउथ इंडिया से एम्बेसी कहाँ गई, चाइना गई थी, तो ये जो है फर्स्ट रूलर थे। तो बस चेरा से आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, सेंगु टुवन किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे चोलास के बारे में, ठीक है, चोलास के बारे में। चोलास की बात करें तो चोलास ये कहाँ पे कंट्रोल करते थे, तो ये सेंट्रल जो आपका तमिलनाडु है, ठीक है, सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट जो था तमिलनाडु का, वहाँ पे कौन राज करता था, चोलास राज करते थे, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है चोलास, राइट। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है तमिलनाडु का या फिर सेंट्रल पार्ट जो है, वहाँ पे जो है कौन जो है शासक थे, वो थे चोलास, राइट। तो ये लोकेशन भी आपको याद होना चाहिए, लोकेशन भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे चेरास कहाँ पे रहते थे और चोलास कहाँ पे रहते थे, राइट। और इनका जो रूल करने का जो कोर एरिया हुआ करता था, कोर एरिया जो हुआ करता था रूल करने का, वो था आपका कावेरी डेल्टा, ठीक है, जहाँ पे कावेरी डेल्टा है वहाँ पे, या फिर चोला मंडलम भी बोलते हैं इसको, चोला मंडलम, चोला मंडलम में जो है इनका मेयर एरिया हुआ करता था रूल करने का, ठीक है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैपिटल, कैपिटल क्या थी इनकी, तो उरैयूर, ठीक है, उरैयूर जो थी इनकी कैपिटल थी दोस्तों, याद रखना इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उरैयूर ना देके आपको पुहार भी ऑप्शन में दे सकता है, पुहार क्या थी, इनकी पोर्ट सिटी थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको कावेरी पट्टनम भी बोलते थे, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, राइट। तो चीफ पोर्ट टाउन हुआ करती थी ये चोलास की, कौन सी, पुहार, ये एक पोर्ट टाउन था इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए, ठीक है। सो अरयूर जो है इनकी मेन कैपिटल थी, याद रखना, ऑप्शन में अरयूर पक्का होगा, अगर नहीं है तो तब जाके कावेरीपट्टनम या फिर पुहार ऑप्शन में होगा।
इनका जो एम्बलम हुआ करता था वो क्या था? चेरास का था बो एंड एरो, इनका था क्या? टाइगर। यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इनका था टाइगर, राइट। अब इनकी नेवी जो थी काफी एफिशिएंट हुआ करती थी, सबसे एफिशिएंट नेवी जो है आपको चोलास की देखने को मिलेगी, राइट। और इनका जो फेमस किंग था वो कौन था, क्वेश्चन पूछा जाए तो फेमस किंग जो था वो था करिकला, ठीक है। करिकला वाज द फेमस किंग ऑफ चोला डायनेस्टी, राइट। और इन्होंने काफ़ी ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट्स को जो है अचीव किया था। इनकी जो फेमस लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ वेनी, बैटल ऑफ वेनी, ठीक है। अब बैटल ऑफ वेनी में इन्होंने किसको हराया था? ही डिफीटेड कॉन्फेडरेसी, यानी कि संयुक्त सेनाएं थी चेरास की और पांड्यास की, उनको हराया था इन्होंने, ओके। अब इनके समय में क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स काफी फ्लरिश हुआ, ट्रेड और कॉमर्स जो है काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ, अच्छा हुआ कराइकल के टाइम पे। तो कराइकल किससे रिलेटेड है? चोला से रिलेटेड है, राइट। और इन्होंने ही जो सिटी है पुहार की उसको फाउंड किया था दोस्तों। पुहार जो मैंने आपको बताया था ना, पोर्ट सिटी थी, पोर्ट सिटी थी, तो इसको उन्होंने फाउंड किया था कराइकल, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चोला से रिलेटेड हमने बात कर ली। अब बात करते हैं पांड्यास की। पांड्यास, पांड्यास से क्या याद रखना है आपको तो यहाँ पे ये कहाँ पे रूल करते थे? ये मदुरई में, ठीक है। मदुरई में जो है यहाँ पे ये रूल करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी वो क्या थी? मदुरई, मदुरई जो थी इनकी कैपिटल थी पांड्यास की, याद रखना। और मेन पोर्ट जो हुआ करता था इनका, या मेन पोर्ट सिटी जो थी वो थी कोरकाई। जैसे पुहार जो थी वो चोलास की थी, इनकी थी कोरकाई। एम्बलम क्या था इनका अगर पूछा जाए? एम्बलम जो सिंबल होता था वो क्या था? वो था फिश था, ठीक है। तो बो एंड एरो था चेरास का, और टाइगर था चोलास का, और पांड्यास का था फिश, मछली, ठीक है। अब इनके समय में दोस्तों जो हमने बात की थी ना, 3 संगम मीटिंग जो हुई थी वो पांड्यास के समय में हुई थी, जब पांड्यास रूल कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है कि दे पेट्रोनाइज्ड तमिल संगम्स। जो तमिल संगम हुए हैं 3, वो किसके समय में हुए हैं? पांड्या के समय में हुए हैं दोस्तों, याद रखना। और इनके समय में ही जो है कंपाइल हुई हैं जो संगम पॉइंट्स हैं, राइट। अब इनकी जो थी रेगुलर आर्मी थी, वहां पे हमने बात किया रेगुलर नेवी हुआ करती थी, इनके पास थी रेगुलर आर्मी, ठीक है। एंड इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो ब्राह्मण जो लोग थे उनको पेट्रोनाइज किया जाता था, और वैदिक रिलीजन जो है सेक्रीफाइस का वो अपनाया जाता था इनके समय में, राइट। और विडोज को जो है दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, विडोज ट्रीटेड वेरी बैडली। हालांकि वुमेन्स की पोजीशन अच्छी थी, अगर वो जो है सिंगल है या फिर विवाहित है, अगर विडो हो जाती है तब जो है वहाँ पे सिचुएशन अलग थी, क्योंकि सती प्रथा वहाँ पे थी, ठीक है। सती प्रथा होती थी, इसके साथ साथ कास्ट सिस्टम था, राइट। एंड आइडल वर्शिप हुआ करता था पांड्यास के समय में, राइट। अब पांड्यास जो है इनका डिक्लाइन का कारण क्या था? क्योंकि ये लास्ट संगम पीरियड की डायनेस्टी थी, तो इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन होता है इन्वेजन ऑफ ट्राइब। इन्वेजन होता है किसका? इन्वेजन होता है कलाभ्रास का, कलाभ्रास। तो ये देखिए कलाभ्रास जो थी ये एक ट्राइब थी, इन्होंने अटैक कर दिया था पांड्यास पे, राइट। इनका इन्वेजन हो गया था कलाभ्रास का, तो तब जाके जो है यहाँ पे इनका डिक्लाइन हुआ, राइट। अब संगम एज के बाद जो है पांड्यास का भी सिग्निफिकेंस कम हो गया, लेकिन 6th सेंचुरी में जो है रीगेन करते हैं अपना सिग्निफिकेंस। तो ये थे 3 डायनेस्टीज। अब हम बात करेंगे संगम पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल पॉलिटी कैसी थी उस समय, पॉलिटिक्स कैसी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राइट। तो तीनों डायनेस्टीज का हमने देखा। अब इनके समय में क्या था, पूरा संगम पीरियड देख रहे हैं हम, यहाँ पे चेरास भी, चोलास भी और पांड्यास का भी। तो पॉलिटिकल एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो था संगम पीरियड का, अब जो राजा हुआ करता था उसके साथ जो है 5 काउंसिल हुआ करती थी, वो असिस्ट करती थी राजा को, 5 काउंसिल्स,
ठीक है, 5 काउंसिल होती थी। कौन मेंबर हुआ करता था? एक तो मिनिस्टर होती थी एक काउंसिल में, मिनिस्टर हो गए, प्रीस्ट हो गए, ठीक है, एनवॉयज हो गए, मिलिट्री कमांडर हो गए, मिलिट्री कमांडर थे, एंड साथ ही साथ जो जासूस थे, स्पाइज हुआ करते थे, वो थे। तो ये 5 डिपार्टमेंट थे, अलग अलग 5 काउंसिल्स थी, राइट। एंड अगर हम चीफ सोर्स ऑफ इनकम बताएं, चीफ इनकम सोर्स जो था उस समय संगम पीरियड में, वो था लैंड रिवेन्यू। तो ज़्यादा जो रिवेन्यू आता था या फिर इनकम आती थी वो लैंड रिवेन्यू सिस्टम से आता था। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी लगती थी, जो फॉरेन ट्रेड हुआ करता था उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती थी, राइट। इसके अलावा जो बूटी जो है जो कैप्चर की जाती थी फ्रॉम द वॉर्स, जो लड़ाई जीतते थे, जब लड़ाई जीत के आते थे तो वहाँ से जो लूटपाट करके जो जीतते थे, वो जो है एक रिवेन्यू का काम करता था। मेन जो सोर्स था वो था लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ठीक है। ये अगर आपको पूछा जाए तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। बात करते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन की पोजीशन कैसी थी वहाँ पे, ये बात करते हैं। तो वुमेन की पोजीशन मैंने आपको बताया। देखिए, सबसे पहले तो बात करें तो अलाउड इंटेलेक्चुअल परसूट्स, तो वो कोई भी जो है प्रोफेशन अगर चुनना चाहे वो चुन सकती थी महिलाएं। और साथ ही साथ जो है उस समय की काफ़ी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अवैयार, ठीक है, नाम इनके देख लेना, अवैयार जो थी, नच चेलियार, चेलियार, ठीक है, ये जो है उस समय के फेमस पॉइंट्स हुआ करते थे। एंड दे वर अलाउड टू यूज टू चूज देयर पार्टनर, ओके। तो पार्टनर वगैरह जो है खुद चुन सकती थी महिलाएं उस समय, लेकिन विडोज की पोजीशन अच्छी नहीं थी। मैंने आपको पहले बता दिया कि विडोज पोजीशन वाज नॉट गुड, क्योंकि सती प्रथा उस समय प्रिवेल करती थी यहाँ पे, तो इनकी पोजीशन जो है अच्छी नहीं होती थी। नॉर्मल जो वुमेन है उसकी पोजीशन तो ठीक थी, लेकिन विडो की जो सिचुएशन थी वो अलग थी। रिलीजन की बात करें तो क्या रिलीजन था यहाँ पे, क्या फॉलो करते थे? रिलीजन की बात करें तो किसको पूजा जाता था? तो प्राइमरी डाइटी जो थे, प्राइमरी देवता जो थे वो थे मुरुगन। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी देवता किसको पूजा जाता था, तो मुरुगन थे। इसको तमिल गॉड भी बोलते हैं, ठीक है, इनको तमिल गॉड भी बोलते हैं, राइट। इसके अलावा और किस किस की जो है पूजा की जाती थी? विष्णु हो गए, इंद्रा हो गए, इंद्रा एंड वरुण, इनकी भी जो है यहाँ पे पूजा होती थी, क्योंकि ये वैदिक कल्चर को भी मानते थे, लेकिन सेक्रीफाइस वाला जो वैदिक कल्चर था, राइट, उसको मानते थे ये लोग। इसके अलावा इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी की बात करें तो चीफ ऑक्यूपेशन जो हुआ करती थी उस समय लोगों की, जो चीफ ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी? तो ऑक्यूपेशन जो हुआ करती थी दोस्तों वो था एग्रीकल्चर। ज़्यादा लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी कौन सी क्रॉप जो है मुख्य थी? वो थी राइस, ठीक है। इट वॉज द मेन क्रॉप। याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है, तो उसमें जो है आपको आंसर देना पड़ेगा। तो राइस जो थी मेन क्रॉप थी, एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन हुआ करती थी इनकी। लेकिन इसके अलावा देखिए, एक हाई एक्सपर्टाइज हुआ करती थी इनकी स्पिनिंग और वेविंग, कॉटन और सिल्क में, ठीक है। तो स्पिनिंग और वेविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क, कॉटन और सिल्क में भी जो है इनका व्यापार था, ठीक है। कॉटन मेनली जो है उरैयूर वाला रीजन जो है वहाँ पे उगाया जाता था, वहाँ पे ये काम चलता था। तो याद रखना, कॉटन सिल्क का भी ट्रेड करते थे ये लोग, कॉटन सिल्क क्लॉथ जो थे, राइट। एंड जो मेजर एक्सपोर्ट था वो आपको देखना है, और इंपोर्ट क्या था वो आपको देखना है। एक्सपोर्ट में ये करते थे कॉटन के फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक्स जो है इनका एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसके साथ साथ स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा थे उस समय। स्पाइसेस जैसे कि आपका जो पेपर है, ठीक है, जिंजर हो गया, इसका एक्सपोर्ट हुआ करता था। कार्डमम, इलायची वगैरह, ठीक है, इसका, एंड टर्मरिक, हल्दी वगैरह, इस सभी का जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो कॉटन मेन चीज़ थी, और स्पाइसेस में आप ये वाली चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और अगर आपको पूछा जाए कि बताओ यार इंपोर्ट की बात करते हैं, तो इंपोर्ट्स क्या थे उस समय? तो इंपोर्ट क्या करते थे ये लोग? हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे। वेस्ट के साथ इनका ट्रेड था, याद रखना, रोमन्स के साथ। तो हॉर्सेस हो गए, ज्वेलरी के लिए जो गोल्ड वगैरह है, स्वीट
वाइन है, ये जो है ये लोग इंपोर्ट करते थे। ओके, सो ये हो गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बातें। अब लास्ट में बात करेंगे कि एंड कैसे हुआ, एंड ऑफ संगम एज, क्या कारण था। तो हमने पहले ही बात कर ली थी, जब पांड्यास लोग थे, ठीक है, तो इन्वेजन हो गया था 3rd सेंचुरी एडी में। 3rd सेंचुरी में इनका पतन हो गया था, 3rd सेंचुरी एडी में। बीसी आएगा ना, तो बीसी नहीं देना है ऑप्शन में, आपने एडी लिखना है, ठीक है। तो जो कलाभ्रास नाम की ट्राइब थी, इनका इन्वेजन हुआ था, दे ऑक्युपाइड इट, तो इन्होंने इनका रीजन जो था ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है। तो इनका 300 एडी से लेके 600 एडी तक जो है इन्होंने राज किया था, ये वाली ट्राइब जो थी, ठीक है। और इसको जो है डार्क एज भी बोला जाता है तमिल लिटरेचर में, डार्क एज कलाभ्रास की, राइट। सो ये आपको याद रखना है। फिर 6th सेंचुरी में फिर संगम एज स्टार्ट हुआ था। ओके, सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे आप जीओए का एग्ज़ाम दें, क्लैरिकल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एंशियंट हिस्ट्री जो है ना, अगर हम हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहता है क्वेश्चन पूछने का, वो रहता है आपका एंशियंट हिस्ट्री से। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शेयर करिए बाकी दोस्तों के साथ भी। इसी तरह से आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।